हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट अप टॉपर। आज हम क्लास 12 फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करेंगे वन शॉट में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो जो फ्लो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें फार्मूला की, तो इट इज़ आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। जो क्यू होता है वो होता है हमारे चार्जेस, जिसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। अगर हम टी की बात करें, टी हमारा टाइम होता है, जो कि हमारा सेकेंड होती है उसकी एसआई यूनिट, और इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन से, हम इस चीज़ को समझते हैं। अगर हमें 10 कूलम ऑफ चार्जेस अगर 10 कूलम ऑफ चार्जेस पास कर रहा है वायर में 5 सेकेंड्स में, तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसके इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा। तो सिंपली हमें जितना भी गिवन है उसे लिख देंगे। हमें गिवन है चार्जेस गिवन है, तो हमें 10 कूलम चार्जेस गिवन है वो लिख देंगे। हमें टाइम गिवन है जो कि 5 सेकेंड गिवन है, हम उसे वो लिख देंगे। उसे इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, वेयर हम लोग क्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारी 10 है, और टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 है। तो 10 अपॉन में 5 हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम बात करें कि हाउ डज करंट फ्लो करता कैसे है, अगर हम वायर की बात करें, अगर हम वायर में कोई बैटरी नहीं लगी है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रैंडमली मूव करेंगे, इधर उधर उधर इधर कहीं भी। पर जैसे हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं वायर से, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिस उसकी वजह से क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक डायरेक्शन में पुश करती है, तो वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। और मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जहाँ पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो कर रहे होते हैं एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही होती है कि सब के सब एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये बहुत स्लो होती है, अबाउट 1 mm/सेकेंड, इतना स्लो होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ करंट की, तो करंट दो टाइप के होते हैं, एक स्टेडी करंट होता है, दूसरा अनस्टेडी करंट होता है। जो स्टेडी करंट होता है वो डीसी में होता है, डायरेक्ट करंट में। इसमें क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं पूरे रेस्ट पे रहते हैं, हर समय पूरे टाइम जो होते हैं चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो उसमें हमारे बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गया, क्लॉक हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम अनस्टेडी करंट की बात करें, तो उसमें हमारा एसी आ जाती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आ जाता है। इसमें क्या होता है, हर डायरेक्शन में जो होता है करंट फ्लो कर रहा होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे जो इंडिया में ना 50 टाइम्स पर सेकेंड जो होता है डायरेक्शन चेंज होती रहती है करंट की, इधर उधर उधर इधर। तो इस जो यूजुअली जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ में बेसिकली वो बताते हैं हमें रिलेशनशिप के बारे में, जो कि वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। तो V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट, जिसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, एंड R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। अगर हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझें, तो अगर हमें बल्ब दे रखा है जिसकी रेसिस्टेंस 10 ओम है और वोल्टेज 20 वोल्टेज है, तो हमें इसका करंट निकालना है। तो जितना भी गिवन है पहले वो लिख देंगे। हमें वोल्टेज गिवन है जो कि 20 है, और हमें रेसिस्टेंस गिवन है जो कि 10 ओम है। तो जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ V इक्वल्स टू IR। तो हमें गिवन है वोल्टेज, वो लिख देंगे 20, करंट हमें निकालना है, और रेसिस्टेंस हमें 10 ओम गिवन है, तो उसे पुट कर देंगे। तो I इज़ इक्वल्स टू 20 अपॉन में 10, तो इससे हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो जो करंट फ्लो कर रहा है बल्ब में वो हमारा 2 एम्पियर है। अगर हम बात करें रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी की, तो ये दोनों बहुत अलग है। रेसिस्टेंस जो होता है रेसिस्टेंट, यानी कि वो किसी चीज़ को रुकावट पैदा कर रहा है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है ना उसको अपोज करता है, उसमें रुकावटें लाता है, दैट इज़ रेसिस्टेंस। अगर फार्मूले की बात करें, दैट इज़ रो ए अपॉन में एल। जो रो होता है वो रेसिस्टिविटी होती है, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, और एल जो होता है लेंथ होती है कंडक्टर की, और ए जो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर हम बात करें फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को, तो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं पहले तो लेंथ, जितना बड़ा वायर होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेसिस्टेंस होगी।
और थिकनेस की बात करें तो जो वायर है वो जितना जितना ज़्यादा थिकर होगा ना उतनी ही उसकी कम रेसिस्टेंस होगी। मटेरियल की बात करें, जो कॉपर है, कॉपर की रेसिस्टेंस कम होती है, बल्कि जो रबर है उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है। टेम्परेचर की बात करें तो मेटल के केस में जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो कॉपर वायर है उसका वो वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग के यूज़ आता है, क्योंकि वो उसके पास क्या होता है, कम रेसिस्टेंस होता है। इसकी वजह से जो कॉपर वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के यूज़ आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की, तो ये क्या होता है? कंडक्टर बेसिकली वो होते हैं जो करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देते हैं ईजीली। उनमें से हम लोग करंट फ्लो करवा सकते हैं आराम से। इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग अलाउ कर रहे हैं करंट को फ्लो करने के लिए, तो ये कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रही, ये रुकावट नहीं बना रहे हैं, मतलब रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। इसके अलावा हमारी बात करें इंसुलेटर जो होते हैं वो ईजीली करंट फ्लो नहीं करवाते, ये ब्लॉक कर देते हैं करंट फ्लो को, तो इसकी वजह से इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए रबर, प्लास्टिक, वुड। फिर तीसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर उसमें आ गए हमारे मॉडरेट रेसिस्टेंस, ये हमारे क्या होती है, यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर हम आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस पे। तो जो टेम्परेचर चेंज होता है वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो जो आर टी होता है वो टेम्परेचर का रेसिस्टेंस होता है। अगर हम आर ओ की बात करें तो जो रेफरेंस टेम्परेचर है उसका रेसिस्टेंस होता है आर ओ। और अल्फ़ा की बात करें दैट इज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अगर हमें रेसिस्टेंस दे रखा है वायर का 10 ओम और वो 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होके वो 20 ओम बन रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी पे। तो जो पावर होता है, पावर कुछ नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस रेट पर यूज़ की जाती है उसे हम पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी कोस पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, जिसे हम लोग पी कोस टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, जिसे हम पी कोस टू वी स्क्वायर अपॉन में आर भी लिख सकते हैं। अब हम किरचॉफ लॉ की बात करें फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो किरचॉफ लॉ हमारे दो होते हैं, एक किरचॉफ जंक्शन लॉ होता है और दूसरा जो होता है वो किरचॉफ लूप रूल होता है। तो जो किरचॉफ जंक्शन रूल होता है उसे हम लोग लॉ ऑफ करंट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली होता है क्या, कोई जंक्शन है तो जितना करंट उस जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही उसमें लीव करेगा। तो उसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि बीच में कुछ चेंज आ रहा है करंट में, या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है करंट, या फिर एडअप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, दैट इज़ आवर किरचॉफ जंक्शन लॉ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, जैसे कि अगर हमें गिवन है 5A, मतलब 5 एम्पेयर का जो 5A एम्पेयर का जो करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में, वो स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट में, 3A और XA में। तो हमें एक्स एम्पियर निकालना है, तो सिंपली 5A जो है 3A प्लस XA में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा x की वैल्यू अगर 2 एम्पियर, इट्स वेरी इजी। अब हम आते हैं किरचॉफ लूप रूल पे। तो ये होता है हमारा, इसे हम लोग लॉ ऑफ वोल्टेज कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इसमें जो वोल्टेज होता है क्लोज लूप में वो 0 के बराबर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के काम आता है। जो टोटल वोल्टेज होता है पूरे क्लोज लूप में वो 0 के बराबर आता है। इसके बाद हम आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता है। इसमें हमें कोई एक अननोन रेसिस्टेंस गिवन होगा जिसे हम लोग इस स्पेशल काइंड ऑफ सर्किट की मदद से इसे निकाल लेंगे। तो इसको बैलेंस कंडीशन के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4। इस मीटर ब्रिज का हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूरेट रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब हम आते हैं सेल्स एंड EMF पर। EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF को हम लोग E से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है ये बैटरी का। R जो होता है हमारा स्मॉल r इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जो रिड्यूस करता है बैटरी की वोल्टेज
को जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जब करंट फ्लो होगा तो क्या करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी के वोल्टेज को रिड्यूस करता है। तो अगर हम बात करें फार्मूला की, तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फार्मूला था वो था V=E-IR। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अगर बैटरी हमें गिवन है E=12 वोल्ट और R हमें रेसिस्टेंस गिवन है, मेरा 0 रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये, जो कि हमें गिवन है 0.5 ओम। तो हमें बताना है कि 2 एम्पीयर कितने में ड्रॉ करेगा। तो जो V है हमें सिंपली फार्मूला पुट करना है, V=E-IR। तो E की वैल्यू हमें गिवन है 12, वो पुट कर देंगे। हमें जो है I की वैल्यू गिवन है जो कि है 2 एम्पियर और हमें गिवन है इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू जो कि 0.5 है। इसको सॉल्व करेंगे हमें 11 वोल्टेज मिल जाएगा। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एंड सेल। तो जो रेसिस्टर्स होता है, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, इन सीरीज़ होता है, दूसरा होता है हमारा पैरेलल में। तो पहले हम लोग सीरीज़ वाले देखते हैं। तो रेसिस्टेंस सीरीज़ में जो फार्मूला होता है वो R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। जितने भी R होंगे उन सबको एडअप कर देंगे वो सीरीज़ में, अगर वो सीरीज़ में हो तो इसका एग्जांपल हो गया अगर हमें R1 5 ओम दे रखा है, R2 10 ओम दे रखा है, R3 हमें 15 ओम दे रखा है, तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना। तो R इक्विवेलेंट इन सब का सम हो जाएगा, दैट इज़ 30 ओम। फिर हम आते हैं रेसिस्टर्स इन पैरेलल के केस में जो फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और अगर ज़्यादा होंगे तो सो ऑन एडअप करते रहेंगे। इसके एग्जांपल देखें हम। अगर हमें गिवन है R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, 10 ओम और R3 की वैल्यू हमें 15 ओम गिवन है, तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो सिंपली हम लोग फार्मूला पुट करेंगे 1/R इक्विवेलेंट = 1/5 + 1/10 + 1/15। तो इसमें हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2.73 ओम। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। सीरीज़ के केस में जो सेल होता है उसकी वैल्यू होती है E इक्विवेलेंट = E1 + E2 एंड सो ऑन, जितने भी E यानी कि EMF गिवन्स होंगे। अगर पैरेलल के केस की बात करें तो E इक्विवेलेंट जो होता है E1R2 + E2R1 अपॉन में R1 + R2। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक हीटर्स में काम आता है। जो हाई रेसिस्टेंस कॉइल होते हैं उसमें हीट को प्रोड्यूस करने के काम आता है। दूसरा हाउस होल्ड सर्किट में जो पैरेलल वायरिंग होती है उसमें इंडिपेंडेंट अप्लायंसेस ऑपरेशन के काम आता है। फिर जो तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन लाइन, जो कि हाई वोल्टेज होता है उसको, उसकी पावर लॉस को रिड्यूस करने के काम आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट